वेलकम स्टूडेंट्स। मैं विष्णुप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान से एमए प्रीवियस इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है रोजगार तथा आय का प्रतिष्ठित सिद्धांत, द क्लासिकल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, जिसका पार्ट सेकंड हम ले रहे हैं। अब तक हमने देखा था कि क्लासिकल अर्थशास्त्र के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में सदैव ऐसी शक्तियां क्रियाशील रहती हैं जिससे कि दीर्घकाल में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति अर्थव्यवस्था में बन जाती हैं। अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन और बेरोजगारी ये स्थितियां प्रायः असंभव है। उनके अनुसार अर्थव्यवस्था में ऐच्छिक और अल्पकालीन बेरोजगारी संभव है, किंतु अर्थव्यवस्था में ऐसी शक्तियां क्रियाशील रहती हैं कि मजदूरी की नम्यता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी और कीमतों में स्वतः समायोजन तथा मुक्त बाजार और पूर्ण प्रतियोगिता के कारण अर्थव्यवस्था में ऑटोमेटिक यानी कि स्वतः ही पूर्ण रोजगार की सामान्य स्थिति की प्रवृत्ति होती है। और इस संबंध में हमने से के नियम की भी विस्तार से जो है स्टडी की थी। अब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की जो आधारभूत मान्यताएं हैं उनको हम लेते हैं। सबसे पहली मान्यता है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, फ्री इकोनॉमी। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ये मानकर चलते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था है जिसमें विदेशी व्यापार नगण्य है और अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं है। दूसरी मान्यता है अर्थव्यवस्था में सामान्यतः पूर्ण रोजगार की स्थिति सदैव विद्यमान रहती है। अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में सामान्यतः पूर्ण रोजगार की स्थिति हमेशा बनी रहती है। अति उत्पादन और सामान्य बेरोजगारी असंभव है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में सदैव ऐसी शक्तियां क्रियाशील रहती हैं कि दीर्घकाल में बेरोजगारी स्वतः समाप्त हो जाती है और पूर्ण रोजगार का स्तर स्थापित हो जाता है। तीसरी इसकी जो आधारभूत मान्यता है वह है श्रम एवं वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता। अब यह भी मान लिया जाता है कि अर्थव्यवस्था में श्रम बाजार और वस्तु बाजार दोनों में परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि व्यवहार में परफेक्ट कंपटीशन कहीं भी नहीं पाया जाता है, यह एक कल्पना मात्र है। इसके अलावा मुद्रा की तटस्थता, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, इसकी भी मान्यता ली गई है, जो बताती है कि मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम और संचय का आधार है और यह उत्पादन और रोजगार को प्रभावित नहीं करती है। यानी कि मुद्रा केवल मूल्य स्तर को प्रभावित करती है। उसके कारण कीमतों में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, उसमें परिवर्तनशीलता आती है, जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में प्रत्यक्ष और आनुपातिक परिवर्तन को जन्म देती है। नेक्स्ट, अति उत्पादन असंभव है, ओवर प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल। प्रतिष्ठित अर्थव्यवस्था में से का नियम ही उसका आधार है, जो कि हमने पहले पढ़ा है पिछली क्लास में, जो बताता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में जब उत्पादन कार्य प्रारंभ किया जाता है और उत्पादन साधनों को उत्पादन प्रक्रिया में लगाया जाता है तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, यानी कि जितनी वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति होती है उसके तुल्य ही उन साधनों को पारिश्रमिक के तौर पर उनकी इनकम के जो है प्राप्त हो जाती है, जो कि पूर्ति के मूल्य के समान ही मांग को भी उत्पन्न करती है। अतः अर्थव्यवस्था में सामान्यतः मांग और पूर्ति में समानता बनी रहने से अति उत्पादन की कल्पना नहीं की जाती। लेकिन अगर हम आधुनिक अर्थशास्त्रों की बात करें तो वो कहते हैं कि उपभोग जो है वह
हमेशा उसकी जो प्रवृत्ति होती है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो होती है वह इकाई से कम होती है, तो अति उत्पादन संभव हो सकता है। नेक्स्ट है मजदूरी दरों और कीमतों में नम्यता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ये भी मान के चलते हैं कि मजदूरी दरों में निरंतर परिवर्तनशीलता होती है और कीमतों में भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जबकि अगर हम आधुनिक अर्थशास्त्रों की बात करें तो आज के दौर में श्रम संघ स्थापित हैं, सरकारी हस्तक्षेप है, न्यूनतम मजदूरी के अधिनियम वगैरह बने हुए हैं। तो इस कारण से यह जो मान्यता है, या हम कहें कि मजदूरी दरों में जो नम्यता की जो मान्यता ली गई है वो हमें दृष्टिगोचर नहीं होती है। उसी प्रकार कीमतों में भी हमें जो है उतनी परिवर्तनशीलता देखने को नहीं मिलती है, लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने यह मान लिया था। नेक्स्ट हम लेते हैं स्वतंत्र बाजार में स्वचालित मूल्य यंत्र की मान्यता। ऑटोमेटिक प्राइस मैकेनिज्म इन फ्री मार्केट। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री की यह आधारभूत मान्यता है कि जिसमें अर्थव्यवस्था में ऐसे स्वचालित मूल्य यंत्र की कल्पना की गई है जो अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार को बनाए रखता है। जबकि आधुनिक अर्थशास्त्रों की बात करें तो वो कहते हैं कि स्वचालित मूल्य यंत्र भी एक मिथ्या धारणा है। वास्तव में देखा जाए तो नियंत्रित कीमत यंत्र जो है वो पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा अन्य बातें स्थिर रहने की मान्यता, यानी कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ये सेटेरिस पेरिबस को मानकर चलते हैं, यानी कि अन्य बातें समान रहे, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, इस मान्यता को लेकर चलते हैं। और जिसमें वो ये मानते हैं कि जैसे मुद्रा की मात्रा, पूंजीगत स्टॉक, प्रौद्योगिकी, लोगों की मनोवृत्ति, बचत, निवेश में समानता आदि में ये स्थिरता की कल्पना करते हैं, जो कि इनकी मान्यता का एक प्रमुख अंग भी माना जाता है। तो इस तरह से मोटे तौर पर ये प्रमुख उनकी आधारभूत मान्यताएं हैं। अब अगर हम क्लासिकल सिद्धांत में मुद्रा व कीमतों को लें कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, मुद्रा और कीमत में क्या संबंध है, तो हम देखते हैं कि क्लासिकल अर्थशास्त्र के अनुसार मुद्रा एक आवरण मात्र है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। यह केवल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय का माध्यम है और मूल्य का मापक है। अतः जो मुद्रा की मात्रा में होने वाला परिवर्तन है वो केवल कीमत स्तर को प्रभावित करता है, जबकि अर्थव्यवस्था में वास्तविक आय, ब्याज दर तथा आर्थिक क्रियाओं के वास्तविक स्तर पर मुद्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम चाहें तो ये कह सकते हैं कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की तटस्थता की धारणा का जो है प्रतिपादन किया। इस प्रकार क्लासिकल अर्थशास्त्र में उत्पादन, रोजगार, वास्तविक आय को प्रभावित करने में उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी की उपेक्षा कर दी। मौद्रिक नीति की जो भूमिका होती है उसको उन्होंने उपेक्षित कर दिया है। जबकि आधुनिक अर्थशास्त्र में हम जानते हैं कि मुद्रा आर्थिक क्रियाओं को भी प्रभावित करती है, लेकिन इसको हम बाद में क्रिटिसिज्म के अंतर्गत लेंगे। अब इन मुद्रा और कीमत स्तर का संबंध की बात करें तो वो ये कहता है कि जब मुद्रा वास्तविक उत्पादन को, वास्तविक क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती है तो मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर, इन दोनों में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध पाया जाता है, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति का जो प्रभाव है वो कीमत स्तर पर पड़ता है लेकिन उत्पादन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध की बात प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री करते हैं। यानी कि यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो प्राइस लेवल भी बढ़ जाता है, मुद्रा की पूर्ति घट जाती है तो प्राइस लेवल भी घट जाता है और उसी अनुपात में घट जाता है। इस संबंध में एक समीकरण है PT बराबर MV। P का मतलब जहाँ पर प्राइस लेवल है, T का मतलब जहाँ वस्तुओं और सेवाओं के सौदों की मात्रा है, और M का मतलब जहाँ मुद्रा की मात्रा है, और V का मतलब वेलोसिटी ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा का चलन वेग लिया गया है। तो M और V जो है वो मनी की सप्लाई साइड को बताते हैं, जबकि P और T दोनों मिलकर मुद्रा की मांग को बताते हैं। और
इसमें अगर ये मान लिया जाए कि टी जो है वो कांस्टेंट है, वह स्थिर है, और वी है वो भी स्थिर है, तो इसका मतलब पी पर जो इफेक्ट आएगा वह सीधा एम का ही आएगा, यानी कि मनी सप्लाई है वह सिर्फ प्राइस लेवल को जो है अफेक्ट करती है, उस पर अपना प्रभाव डालती है, टी पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। इस संबंध में फिशर ने भी का जो अगर हम इक्वेशन लें तो वो इस तरह से होगा है कि P बराबर एम वी प्लस एम डैश वी डैश अपॉन टी। इस समीकरण में हम देखते हैं कि P का मतलब है प्राइस लेवल, कीमत स्तर, T का मतलब है मुद्रा के द्वारा क्रय विक्रय के सौदों की कुल मात्रा, M का मतलब है अर्थव्यवस्था में वास्तविक मुद्रा की कुल मात्रा, V का मतलब है वास्तविक मुद्रा का चलन वेग, M डैश का मतलब हो गया साख मुद्रा की कुल मात्रा, और V डैश का मतलब है साख मुद्रा की चलन गति या चलन वेग। तो इस तरह से जो है फिशर ने अपना समीकरण दिया है और यह कहा कि अगर V को स्थिर मान लिया जाए, यानी कि वैधानिक मुद्रा की चलन गति को स्थिर मान लिया जाए, साख मुद्रा को स्थिर मान लिया जाए, उसकी मात्रा को, साख मुद्रा के चलन वेग को स्थिर मान लिया जाए और टी को स्थिर मान लिया जाए, तो एम और पी में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध पाया जाता है, यानी कि पी इज फंक्शन ऑफ एम, यानी कि m में परिवर्तन होने पर इसका सीधा और प्रत्यक्ष प्रभाव जो है वो p पर पड़ता है। m में वृद्धि होने पर p में भी वृद्धि होती है और m में कमी होने पर p में भी कमी होती है, और उसी अनुपात में यह संबंध कायम रहता है। अब इसी चीज़ को हम डायग्राम के माध्यम से भी बता सकते हैं कि जैसे हमने ओ एक्स अक्ष पर मुद्रा की पूर्ति यानी सप्लाई ऑफ मनी को लिया है और ओ वाई अक्ष पर हमने कीमत स्तर यानी प्राइस लेवल को लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर दोनों के संबंध को देखेंगे। जब मुद्रा की पूर्ति ओ एम के बराबर है तो हम देखते हैं कि प्राइस लेवल ओ पी के बराबर है। जब मुद्रा की पूर्ति को दुगुना कर दिया जाता है और ओ एम से बढ़ाकर ओ एम टू कर दिया जाता है तो हम यहाँ देख रहे हैं कि प्राइस लेवल भी बिल्कुल ओ पी से बढ़कर डबल हो जाता है, यानी कि ओ पी टू हो जाता है। और अगर हम मुद्रा की पूर्ति को ओ एम से घटाकर आधा कर देते हैं, ओ एम वन कर देते हैं, तो प्राइस लेवल भी ओ पी से घटकर आधा रह जाता है, यानी कि ओ पी वन के बराबर रह जाता है। तो इस तरह क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मान के चलते थे कि अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की पूर्ति है वह वास्तविक क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती, डजेंट हैव एनी इफेक्ट ऑन रियल सेक्टर, लेकिन प्राइस लेवल को यह इफेक्ट करती है और इसका प्रभाव जो है पूर्णतः कीमत स्तर पर होता है। यही कारण है कि मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर दोनों में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध पाया जाता है। अब हम लेते हैं प्रतिष्ठित सिद्धांत में ब्याज, इंटरेस्ट इन क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल सिद्धांत में ब्याज को पूंजी का प्रतिफल माना जाता है और बचत और निवेश में साम्य स्थापना का जो कार्य है वह भी जो है वो ब्याज दर करती है। और इस संबंध में इक्वेशन हम दे सकते हैं कि सप्लाई इज फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो बताता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में और सेविंग में, यानी कि बचत ब्याज की दर में और बचत में सीधा संबंध, प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, धनात्मक संबंध पाया जाता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाती है तो सेविंग्स भी बढ़ जाती है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाता है तो सेविंग्स भी अकॉर्डिंगली घट जाती है। जबकि दूसरी इक्वेशन है आई इज फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इन्वेस्टमेंट में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो निवेश को जो है विपरीत दिशा में प्रभावित करती है, यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो निवेश बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो इन्वेस्टमेंट घट जाता है, क्योंकि ब्याज की दर के बढ़ जाने से अब निवेशकों के लिए उधार लेना महंगा हो जाता है, जिसके कारण निवेश की जो मात्रा है वो घट जाती है। और ब्याज की दर वही निर्धारित होती है जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ब्याज दर जो है वो बचतों और निवेशों में साम्य स्थापना का कार्य करती है। नेक्स्ट हम लेते हैं क्लासिकल प्रणाली में मजदूरी दर।
क्लासिकल प्रणाली में मजदूरी दर की अगर हम बात करें तो क्लासिकल अर्थशास्त्र में मजदूरी दरों में नम्यता की जो है वो मान्यता ली जाती है और एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण मान्यता है। और क्लासिकल सिद्धांत में मजदूरी दर को रोजगार का निर्धारक घटक जो है वह माना गया है। उनके अनुसार मजदूरी दरों में नम्यता होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर श्रम की मांग को स्थिर रखा जाए और श्रम की पूर्ति बढ़ती जाती है तो श्रम की मांग के स्थिर रहने पर और श्रम की पूर्ति के बढ़ने पर मजदूरी की दर में कमी हो जाएगी, यानी कि मजदूरी की दर घट जाएगी। और इस घटी हुई मजदूरी दर पर ही अतिरिक्त श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना संभव हो जाता है। इसी प्रकार मजदूरी की जो दर है वह उसकी सीमांत उत्पादकता के द्वारा निर्धारित होती है। क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते हैं कि वास्तविक मजदूरी दर का जो निर्धारण है वह श्रम की मांग और उसकी पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है और श्रम की मांग एवं पूर्ति में साम्य से रोजगार का स्तर भी निर्धारित होता है। अब इसके अंतर्गत जो समीकरण हैं, इक्वेशंस हैं, उनको हम ले सकते हैं। पहला, डिमांड ऑफ लेबर इज फंक्शन ऑफ W/P यानी कि रियल वेज, यानी कि श्रम की जो मांग है वह वास्तविक मजदूरी का ऋणात्मक फलन है। यानी कि रियल वेज में और डिमांड ऑफ लेबर दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। अगर वास्तविक मजदूरी ज़्यादा है तो डिमांड ऑफ लेबर कम होगी, वास्तविक मजदूरी कम है तो डिमांड ऑफ लेबर ज़्यादा होगी। इसी तरह से डिमांड ऑफ लेबर इज फंक्शन ऑफ W/P यानी कि रियल वेज दैट इज इक्वल टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यानी कि लेबर की सीमांत भौतिक उत्पादकता पर उसकी वास्तविक मजदूरी जो है उसके बराबर होती है और उसी पर श्रम की मांग निर्भर करती है। इसी तरह से सप्लाई ऑफ लेबर इज फंक्शन ऑफ W/P यानी कि सप्लाई ऑफ लेबर जो वो भी निर्भर करती है उसकी वास्तविक मजदूरी पर, जो कि इन दोनों के मध्य धनात्मक संबंध को बताती है हम। यानी कि जैसे जैसे वास्तविक मजदूरी बढ़ेगी सप्लाई ऑफ लेबर भी बढ़ेगी और वास्तविक मजदूरी के घटने पर सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो भी घट जाएगी। और जहाँ सप्लाई ऑफ लेबर और डिमांड ऑफ लेबर यानी कि श्रम की मांग और पूर्ति जहाँ बराबर हो जाती है वहीं वास्तविक मजदूरी का निर्धारण भी हो जाता है। तो इस तरह से क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने मजदूरी की दर के बारे में ये बताया। नेक्स्ट हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।